मंद मंद रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो घना कोहरा था। निर्मला दोनों पैरों को कम्बल के अंदर समेटकर सिकुड़ कर बैठ गई। ट्रेन वापस तेज चलने की आवाज आ रही थी। इसी बीच आवाज आई, गरम चाय गरम चाय। इतनी देर में विवेक के पापा जगदीश प्रसाद बोले, चाय पियोगी? निर्मला ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर खिड़की को ताकने लगी। ओझल होते हुए कोहरे में निर्मला को विवेक का बचपन दिखाई दे रहा था। जब विवेक ने 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन पास की थी तब स्कूल से घर आया तो उसने बोला, आज तो पापा से मेरी मनपसंद साइकिल लेकर ही रहूंगा। ऐसी रट लगाते हुए वो सो गया था। रात बहुत गहराने लगी थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। इसी बीच विवेक के पापा आए एक मासूम सा चेहरा लेकर। निर्मला उनकी आहट से झटपट से खड़ी होकर प्लेट में थोड़े से चावल और दाल ले आई। वो विवेक के बारे में कुछ बताती उससे पहले उसके पापा के माथे की सिलौटों ने सब कुछ बयां कर दिया था। उनके पास आजीविका के लिए बस 3 बीघा ही जमीन थी। जगदीश प्रसाद के पिता ने साहूकार से जमीन पर कर्ज ले रखा था। आज वो उस जमीन को हार चुके थे। एक तरफ विवेक की पढ़ाई के प्रति लगन और दूसरी तरफ आजीविका पर संकट जगदीश प्रसाद और निर्मला को गहरी उलझन में डाल चुका था। इतनी देर में टीटी की आवाज आई, टिकट टिकट, और निर्मला का ध्यान उस कोहरे से बाहर निकला। निर्मला विवेक के पापा की तरफ देखकर बोली, अब रेणुका के पापा को क्या जवाब दोगे जी? इतना सुनते ही जगदीश प्रसाद की आंखों में पानी की परत और चेहरे पर एक सिकन सी छा गई। वे गले से बोले, जिसके सर पर पगड़ी नहीं उसके लिए इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है। ट्रेन की बढ़ती हुई रफ्तार के साथ निर्मला फिर से कोहरे के आगोश में खो गई। जब विवेक ने 12वीं की क्लास पास कर ली थी तो उसको आगे की पढ़ने की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। जगदीश प्रसाद के पास 2 वक्त के खाने के भी लाले थे। उस समय उनके पास मात्र एक रास्ता बचा था, उनके गांव के विद्यालय के हेडमास्टर रघुनंदन जी के पास मदद मांगना। रघुनंदन जी की बेटी रेणुका भी विवेक के साथ ही पढ़ती थी और रघुनंदन जी अच्छे से जानते थे विवेक की काबिलियत को। जब जगदीश प्रसाद रघुनंदन जी के पास मदद मांगने गए तो रघुनंदन जी अच्छे से जानते थे कि जगदीश प्रसाद के पास गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिसकी आशा थी वही जगदीश प्रसाद से गिरवी रखवा लिया। उन्होंने जगदीश प्रसाद की पगड़ी रखवाकर वादा लिया कि अगर विवेक अधिकारी बनता है तो उसे उनकी बिटिया से शादी करनी होगी। विवेक उस समय जगदीश प्रसाद के बगल में ही खड़ा था और बस अपना सपना देख रहा था और बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता का हाथ थामकर हाँ कर दिया। विवेक का साथ पाकर जगदीश प्रसाद ने अपनी जबान और पगड़ी दोनों रघुनंदन जी के हवाले कर दी। रघुनंदन जी ने उनकी जमीन को भी साहूकार से छुड़वाकर उन्हीं को आधी उपज में जमीन को करने के लिए दे दिया। समय का पहिया घूमा। कुछ जगदीश प्रसाद द्वारा मेहनत मजदूरी करके, कुछ रघुनंदन जी की सहायता से विवेक सीढ़ियां चढ़ता गया। पहले बैंक में क्लर्क लगने के बाद विवेक ने ज्वाइन नहीं किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और अंत में विवेक कलेक्टर बन गया। समय का पहिया घूम रहा था। आज जगदीश प्रसाद की चौखट पर रघुनंदन जी खड़े थे, उनकी पगड़ी और जुबान लेकर। विवेक की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और पोस्टिंग को पूरे 6 महीने 2-3 बार बुलाने पर भी विवेक बस एक बार गांव में आया था, वो भी एक दिन के लिए, तो खुलकर बात नहीं हो पाई। जगदीश प्रसाद ने रघुनंदन जी से कहा था कि बस मैं विवेक के पास जाकर ही बात करता हूं और आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया। आज जगदीश प्रसाद और निर्मला विवेक से मिलकर ही ट्रेन से वापस लौट रहे थे। जब वो विवेक के घर पहुंचे तो वहां पर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। विवेक वहां पर अपनी महिला मित्र के साथ था जो कि एक अधिकारी थी। जब विवेक से पूछा तो बताया कि ये उनकी होने वाली बहू है। इतना सुनते जगदीश प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जगदीश प्रसाद ने विवेक को रघुनंदन जी को दी हुई जबान और पगड़ी की बात याद दिलाई तो विवेक बोला कि पापा आप कलेक्टर के बाप हो, मेरा एक स्टेटस है, मेरी एक इमेज है, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकता। ये पगड़ी ये जबान सब गांव की फालतू बातें हैं पापा, आप उस जमीन को उन बातों को सब कुछ भूल जाइए। अब आप एक कलेक्टर के बाप हो, आप वहां का सब कुछ छोड़कर बस यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। जगदीश प्रसाद उन बातों का कोई जवाब नहीं दे सके और वहां से सीधा निर्मला के साथ गांव की ओर निकल गए। जब ट्रेन उनके स्टेशन पर रुकी तो निर्मला ने जगदीश प्रसाद का हाथ पकड़कर उठाया तो जगदीश प्रसाद हिले डुले नहीं। जगदीश प्रसाद की आत्मा उनके शरीर को छोड़ चुकी थी, जिसकी जबान और पगड़ी दोनों उनके हिस्से में नहीं थी। एक कलेक्टर का बाप होने से ज्यादा उन्हें अपनी पगड़ी और जुबान प्यारी थी।